हाँ, तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशुतोष सेंगर एक बार फिर आप सभी के सामने हूँ। हमारी बी फार्मा 5th सेमेस्टर 3rd ईयर की बात चल रही थी। फार्माकोलॉजी सेकेंड हम स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। और मैं थोड़ा सा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ तो इतना आसान नहीं होता आप लोगों के लिए पीपीटी बनाना, मटेरियल जो है आपको कलेक्ट करना जो सबसे बेस्ट हो, क्योंकि आप किसी भी जगह कंपेयर करके देख लीजिए, मेरा मटेरियल सबसे स्टैंडर्ड और सबसे अच्छा रहेगा और मैं आपको ट्रिक्स से बताता हूँ तो वो सबसे बेटर रहेगा। तो ये हमारा लेक्चर दूसरा है यूनिट सेकंड का। थोड़ा सा नए स्टाइल में पीपीटी में बना के लाया हूँ और मेरा नाम है आशुतोष सेंगर और मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बी फार्मा के सारे लेक्चर्स यहाँ मिल जाएंगे, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप कमेंट करते रहिए हर वीडियो के अंडर, और आप एट लास्ट जहाँ यूनिट ख़त्म हो तब तक हमारे नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, तो यूनिट के ख़त्म होने वाले लास्ट लेक्चर पे ज़रूर कमेंट करिए। कल के टॉपिक में मैंने आपको हीमोडायनेमिक्स एंड हीमोडायनेमिक्स बता दिया था और थोड़ा सा सीवीएस के बारे में भी बताया था। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, बट थोड़ा सा हम लोग हीमोडायनेमिक्स को भी देखेंगे। तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो बहुत स्पेशल मसल्स होते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहली चीज़ आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट सर्च करिए, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, मैंने बना कर रखी हुई है। वहाँ आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बहुत ईजी वे में और सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। तो वो लेक्चर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। कार्डियक मसल्स हैव 3 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो और किसी मसल के पास नहीं होती। फर्स्ट एक्साइटेबिलिटी, सेकंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड थर्ड ऑटोमेटिसिटी। फर्स्ट एक्साइटेबिलिटी, मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था, आज भी लेके आया हूँ। भाई थोड़ा सा शोर हो रहा है पीछे से, बट एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा, मैं भी कर रहा हूँ। तो एक्साइटेबिलिटी का अगर हम लोग मतलब समझें, मीन्स एबिलिटी टू गेट एक्साइट, मीन्स एक्साइट होने की एबिलिटी। और जब तक आप एक्साइट नहीं होंगे किसी काम को करने के लिए तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। तो इसी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। तो पहले वो एक्साइट होती हैं उस काम को करने के लिए, उनका काम होता है हार्ट का पंपिंग। सेकेंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स फॉर ब्लड इनटेक एंड ब्लड थ्रू। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी में दोनों चीज़ें आती हैं, रिलैक्सेशन भी और कॉन्ट्रैक्शन भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है जिससे उसमें ब्लड फिल हो जाता है, और देन वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे वो ब्लड उससे बाहर आ जाता है और फ्लो करने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और यही प्रॉपर्टी उस सेल के अंदर होती है जो और किसी सेल के अंदर नहीं होती। ऑटोमेटिसिटी, सेल नहीं मसल, सॉरी, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती। ऑटोमेटिसिटी मीन्स हार्ट कंडक्ट बाई ऑटोमेटिक इम्पल्स, इट डोंट नीड एनी अदर इम्पल्सेस। मीन्स उसको किसी और के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कि 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहले 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट वो होते हैं जिन्हें घर वाले खूब मारते हैं, पीटते हैं, तब वो पढ़ते हैं। सेकंड वो होते हैं जिन्हें घर वाले एक बार बोलते हैं तुरंत ही वो पढ़ने लगते हैं। थर्ड वो होते हैं जिन्हें ना तो किसी से बोलने की ज़रूरत होती है ना किसी ऑर्डर की, वो खुद के हिसाब से पढ़ते रहते हैं। जैसे आप लोगों को इस समय कोरोना काल के बाद भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आप लोग सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। तो ऑटोमेटिसिटी मीन्स कार्डियक सेल भी इसी तरह से सबसे अच्छी स्टूडेंट, सबसे अच्छी मसल होती है जो खुद से ही ऑटोमेटिकली चलती है। उसके दिमाग में फीड होता है आज मुझे ये पढ़ना है, मीन्स आज इतना हार्ट पंप करना है, उसे और किसी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको ट्रिक से समझाया, अब हमेशा याद रहेगा। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। मायोकार्डियम जो होती है, मायोकार्डियम मीन्स हमारी कार्डियक सेल्स, वो अपने वर्क के हिसाब से ही 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग सेल एंड सेकंड इज़ कंडक्टिंग सेल। अब जो दूसरे वाले मैंने आपको स्टूडेंट बताए जिन्हें बोलते हैं तब वो पढ़ते हैं, तो उनके केस में 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है कि वो पढ़ते तो हैं, तो जो पढ़ रहा है वो स्टूडेंट, और जो कंडक्ट करा रहा है वो टीचर। आपके केस में भी ये है, क्योंकि मैं कंडक्टर हूँ आपका, मैं कंडक्ट कर रहा हूँ आपको कि आप लोग पढ़ें। आप लोगों को मैं आपका लेक्चर दे रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। कंडक्टर बस वाला नहीं भैया, बस वाला कंडक्टर नहीं, कंडक्टर कोई भी हो सकता है। कंडक्टर कई जगह होता है और उसके कई मतलब होते हैं, उसका एक ही मतलब नहीं होता। तो कॉन्ट्रैक्टिंग सेल मीन्स पार्टिसिपेट इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, जो स्टूडेंट की तरह काम कर रही है, हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके पास एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की।
और कंडक्टिंग सेल, वो सेल जो कंडक्ट करा रही होती है, वो सेल्स हैं एसे नोड, एवी नोड, हिस्पुरकंजे आर कंडक्टिंग टिश्यूज़। तो ऐसे नोड के बारे में और एवी नोड के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है मेन। तो फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल्स, तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, फर्स्ट एट्रियल मसल, सेकंड वेंट्रिकुलर मसल एंड थर्ड स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स। आज तक आपने 2 तरह की तो पढ़ी थी, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा सा मैं बता दूँ। तो फर्स्ट सिरा, सेकंड धमनी, उसी तरह से तो यहाँ भी वही 3 हैं, एट्रियल, वेंट्रिकुलर एंड स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स। अब एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मसल्स in a same way as skeletal muscles but the duration of contraction is longer। जो ये दोनों मसल्स होती हैं ये सेम होती हैं, कि मतलब जैसी हमारी रियल होती हैं बिल्कुल उसी तरह की होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि एट्रियल मसल्स क्या काम होता है। नहीं पता है तो आप पहले फिजियोलॉजी पढ़ के आइए, एचएपी आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में। द स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट फीवली because they contain few contractile fibrils, exhibit automatic rhythmical electrical discharge in the form of external potential। feebly नहीं है वहाँ, freely है। मैं भी इंसान हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप देखते रहिए। मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, आपके भी, थर्ड सेमेस्टर के भी, इस वजह से थोड़ा सा गलतियाँ हो जाती हैं, मुझे थोड़ा तेज कार्य करना होता है। अब मेरे खुद का भी फंक्शन होता है। स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी और कंडक्टिव जो फाइबर्स होते हैं उनके पास जो है खुद के ऑटोमेटिक रिदम होता है। उनका रिदमिसिटी के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है स्टार्ट कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो मेन है। तो फर्स्ट इज इम्पल्स जनरेशन। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक्सेस एनर्जी चाहिए, आपके अंदर आलसपन नहीं होना चाहिए, तभी आप इसे समझ पाएंगे। और मेरी एक आदत है कि मैं ट्रिक से बताता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि आपको इजी समझा सकूँ। अभी तो मैं भी थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि रात का समय हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट इज इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेशन पहला, तो नॉन ऑटोमेटिक फाइबर और ऑटोमिक फाइबर, ऑटोमेटिक फाइबर और नॉन ऑटोमेटिक फाइबर, सॉरी। तो मैंने अभी आपको स्टूडेंट वाली थ्योरी बताई थी, वही थ्योरी फिर, कि एक जो खुद से ही हो जाता अपना काम कर लेता और दूसरा जिसे बताना पड़ता है, वही दोनों है। नॉन ऑटोमेटिक फाइबर जो है वो है जिसे बदलाना पड़ता है। दे कैन नॉट जनरेट इट्स ओवन इम्पल्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्शन पोटेंशियल फॉर इम्पल्स। जो हमारी बॉडी का एक्शन पोटेंशियल आता है न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से, आप इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा। रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, एचपी सेकंड के अंदर आप पढ़ के आए हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर। आशा करता हूँ कि आपने ये नहीं सोचा होगा कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ, या क्लासेस सस्पेंड हैं तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ। आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने चाहिए और आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी चाहिए। ऑटोमेटिक फाइबर, दे कैन जनरेट इट्स सेल्फ नर्व इम्पल्स एज ऐसे नोड। जैसे कि ऐसे नोड वो अपने खुद के ही इम्पल्स जनरेट करके खुद ही काम कर सकते हैं, ऐसे कहते हैं ऑटोमेटिक फाइबर्स। सेकंड कंडक्शन, तो मैंने कंडक्टिंग सेल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया, और कंडक्शन क्या होता है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ वैसे तो पिछले लेक्चर के अंदर। तो फिर भी एक बार मैं आपको लाइट थोड़ा सा डाल देता हूँ इस पर, कि कंडक्शन जो है वो ये होता है कि वो किसी को कंडक्ट करे। जैसे मैं आपको कंडक्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे पढ़िए, इसको ये ट्रिक है, इसका ये नोट्स है, इसको ऐसे नोट्स ले लीजिए, उसी तरह कंडक्शन होता है कि जो हमारे बॉडी के मसल्स होती हैं वो कंडक्शन मीन्स इम्पल्स जनरेट करती हैं, वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू कार्डियक सेल्स को बताती हैं कि आप ऐसे कार्य करिए, बीपी स्लो हो रहा है फास्ट करिए, फास्ट हो रहा है स्लो करिए, ये सब कंडक्शन होता है। और अगर वो काम कहीं बीच में किसी तरह से स्टॉप हो रहा होता है तो ये उसे भी कंडक्ट करती है। इट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। एक्साइटेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस टू इनिशिएट रिस्पॉन्स और एक्शन पोटेंशियल। मैंने आपको बताया कि जब तक आप एक्साइट नहीं होंगे तब तक काम नहीं करेंगे। एक्साइटेबिलिटी वही होती है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। जब कंडक्शन होता है तो वहाँ से स्टिमुलस आता है, वहाँ मीन्स सोडियम और पोटेशियम आयन के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर का जो है आना होता है, और वहाँ कैल्शियम या किसी स्पेसिफिक आयन के थ्रू स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस के आने के टाइम पे
स्टिमुलस जो है वो आपको शायद याद हो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस आपने पढ़ा है पिछले सेमेस्टर के अंदर। तो वहाँ आपको शायद देखा होगा कि वहाँ जो था वो सही किया होगा जी। तो उसी के हिसाब से जैसे ही हमारा स्टिमुलस आता है वैसे ही एक्साइटेबिलिटी होती है। स्टिमुलस इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि हम अचानक घर में बैठे थे, मोबाइल चला रहे थे, पबजी खेल रहे थे। पबजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय लड़कों के लिए, पता नहीं क्या आदत है। तो पबजी खेलते खेलते ध्यान आया, आज यार कोलॉजी नहीं पढ़ी मैंने। आपके अंदर से एक बात आई, नहीं कोलॉजी तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ। आपने तुरंत पबजी बंद किया, एक्साइटेबिलिटी आई, उठे और अपनी चेयर पे जाके बैठ के पढ़ाई करने लगे। इट इज़ ऑल्सो एक्साइटेबिलिटी। या आप अच्छे नहीं हैं, मीन्स आपको किसी को कंडक्ट करना पड़ता है, तो आप पबजी खेल रहे थे या फ़ोन चला रहे थे, तो उस टाइम आपके फादर ने या आपके गार्जियन ने आपसे बोला कि चलिए पढ़िए, तो उस टाइम आप तुरंत ही उनके द्वारा एक्साइटेड हुए और काम करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। ये भी कार्डियक सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो इंटरवल होता है जहाँ थोड़ा सा रेस्ट लेती है हमारा दिल, लेकिन वो इतना कम होता है जिसको आप मेज़र ही नहीं कर सकते। मेज़र हुआ है बट वो उसको मैं एक्यूरेट नहीं मानता, इसलिए यहाँ उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अब पहले तो ये ग्राफ देख लीजिए। ये ग्राफ है फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ और ज़ीरो फेज़ भी साथ में। ज़ीरो फेज़ जहाँ स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ, वहाँ है जहाँ कुछ भी नहीं मिला है। इसके बाद फर्स्ट फेज़ आती है जहाँ की डीपोलराइजेशन होता है, तो वो अप चला गया, डी मतलब ऊपर की तरफ चला गया। देन फिर हल्का सा पोलराइजेशन होता है तो हल्का सा नीचे आया। फिर स्लोली ना पोलराइजेशन होता है ना डीपोलराइजेशन होता है। प्लेटू फेज़ आती है तो वो उसी रेंज में चलता रहता है जहाँ वो स्टार्ट में चल रहा था। फिर रीपोलराइजेशन होता है और वो नीचे चला आता है। तो ये 4-5 फेज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और वो मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस ग्राफ में एक चीज़ और देखिए, नीचे जो है वो मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो मैं आपको बिना थ्योरी के अगर यहाँ बता दूँ तो भी वो उतना ही एबल होगा। फिर भी मैं थ्योरी स्पेशली आप लोगों के लिए आज बना के लाया हूँ जहाँ थ्योरी एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दोनों हैं, इसीलिए मैं आज थ्योरी की हेल्प से पढ़ाऊँगा, डायग्राम की हेल्प से। मेरा मन नहीं है। तो इसमें जो हम लोगों का परपेंडिकुलर नॉर्मल डला हुआ है, वहाँ जो है दिया हुआ है ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन एमवी, यूनिट इज़ एमवी। और जो नीचे है वो इसकी फेजेस दिखाई हुई हैं जहाँ हमें सारे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, बस यही सब। फर्स्ट फेज की बात करें ज़ीरो, तो वहाँ होता है रैपिड डीपोलराइजेशन। फेज ज़ीरो में होता है रैपिड डीपोलराइजेशन, जहाँ इन दिस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन एंड रैपिड एंट्री ऑफ सोडियम आयंस इन ICF फ्रॉम ECF दैट इंक्रीजेस पॉजिटिविटी ऑफ सेल ICF एंड रिजल्ट डीपोलराइजेशन। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये तो पता होगा, पिछले सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग इसको पढ़े हुए हैं। तो उसी की हेल्प से जो है यहाँ भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मैकेनिज़्म को। वहाँ भी कई MOA थे जो इसी यहाँ पर डिपेंड थे, इसी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे थे। तो वोल्टेज गेटेड का मतलब पहले तो आपको नहीं पता है तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ। जो आयन से रेगुलेट होता है, जो आयन्स के थ्रू ओपन एंड क्लोज होता है, वो कहलाता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वो जैसे ही ओपन होगा, सोडियम जो है वो तुरंत एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा, मतलब बहुत तेज़ी के साथ। जैसे ही वो तेज़ी के साथ अंदर आएगा तो आपको पता है सोडियम पे होता है प्लस चार्ज। ये आपको क्लास 9 से पता चल गया होगा, आज आप बहुत ऊपर आ चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड होता है नमक का फॉर्मूला जिसमें Cl- और सोडियम प्लस। तो सोडियम जैसे ही अंदर आएगा सेल की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकंड इज फास्ट एंट्री ऑफ सोडियम आयन, जो कहलाता है डीपोलराइजेशन। टाइम ड्यूरेशन इसकी होती है 1 से 2 मिली सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड में ये अंदर आ जाता है। मीन्स ऐसा नहीं कि वो मिनटों लगा रहा है, मिनटों लगाएगा तो आपका हार्ट काम नहीं कर पाएगा और आपका टिकट बिना किसी विंडो के कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग अगर देखें तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ सोडियम के आने से होता क्या है। ये होता है कि मान लीजिए आप बैठे थे थोड़ा सा डिसअपॉइंट होके
उसी टाइम आपका कोई फ्रेंड आया और उसने आपको कई अच्छी चीज़ें बताई, कई मोटिवेशन वीडियो बताए, कई मोटिवेटिंग थिंग्स बताई, सॉरी, तो उस टाइम आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और वो भी बहुत फास्ट आती है इसी तरह से। तो पॉजिटिविटी आपकी बढ़ी और आप एकदम से जहाँ आपका ग्राफ नीचे था आप उससे ऊपर की तरफ चले गए, कैसे इस कॉल्ड डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है। तो डी फॉर धन, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो धन को जानते हैं, धन मीन्स ऐड, या इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बताता हूँ ऐड, ADD। तो डी फॉर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मीन्स पॉजिटिव चार्ज का आना। अब फेज़ 0 को मैं यहाँ चार्ट के फॉर्म में आपको लिए लेके आया हूँ। और एक्सटर्नल स्टिमुलस टू एक्साइटेबल टिश्यू, एक्साइट होते हैं आप उसी पॉजिटिविटी के थ्रू। तो पहले स्टिमुलस आएगा एक्साइट करने के लिए, स्टिमुलस में रहेगा सोडियम आयन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, ओपन द वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल, एक्साइट होने के बाद वो चैनल खुलेगा, सोडियम आयन्स एंटर द सेल्स डाउन एंड देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, सोडियम आयन्स अंदर आ जाएगा सेल के, इंट्रासेलुलर मूवमेंट्स ऑफ सोडियम आयन डीपोलराइजेस द मेम्ब्रेन, जैसे ही वो सोडियम आयन्स अंदर आ जाएंगे सेल के वो डीपोलराइज कर देंगे, डी फॉर धन या ऐड, डी फॉर लास्ट का ऐड, तो वो पॉजिटिव कर देंगे मेम्ब्रेन को या सेल को, इंक्रीज द मेम्ब्रेन कंडक्टेंस टू सोडियम आयन डिस्प्लेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू +30 MV। अब मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था MV में क्या था, उसका पोटेंशियल था, और ये 30 MV +30 MV तक पहुंच जाएगा। प्लस ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि पॉजिटिव है, डीपोलराइजेशन होता है। मैंने ट्रिक्स बताई आपको बहुत सारी, आपको सारी ट्रिक्स ज़रूर याद रखिएगा। सेकेंड फेज अर्ली रीपोलराइजेशन, मतलब बहुत जरा सा जल्दी। तो इट इज़ शॉर्ट एंड रैपिड फेज इन विच पोटेशियम आयन गोज इन ECF फ्रॉम ICF दैट रिजल्ट्स रैपिड रीपोलराइजेशन। सोडियम आयन अंदर आया था फर्स्ट में, फेज 0 में। फेज फर्स्ट में क्या होता है कि अंदर से पोटेशियम आयन बाहर चला जाता है। पोटेशियम आयन भी होता है पॉजिटिव चार्ज, आपको याद होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH माइनस K के पास भी अच्छा खासा प्लस होता है, तो वो बाहर चला जाता है। अब आई बात रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, R फॉर T का जस्ट अपोजिट है री, इस वजह से देख लीजिए कि वो निगेटिव हो रहा होगा। ठीक है, ये शॉर्ट होती है, इनिशियल होती है, रैपिड होती है, जल्दी होती है, इसीलिए ज़्यादा नीचे नहीं आता है। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इफ्लक्स का मतलब बाहर जाना, इनफ्लक्स मीन्स अंदर आना। इम्पोर्टेंट यही है पॉइंट कि ये फॉर GPAT के लिए आपके लिए और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट फेज जो होती है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की, उसमें कितना पोटेंशियल होता है। तो वो पोटेंशियल 0 MV होता है, मीन्स 30 तक पहुंच गया था, फिर वो 0 तक वापस आ जाता है। थर्ड फेज इज अवर, वैसे थर्ड है बट फेज सेकंड है। प्लेटो फेज मीन्स ना रीपोलराइजेशन ना डीपोलराइजेशन। दिस इज एन स्पेशल फेज ऑफ कार्डियक सेल्स एंड एक्सक्लूसिव विथ कार्डियक सेल। मीन्स ये स्पेशल फेज है, ये केवल और केवल कार्डियक सेल्स के अंदर ही होती है और ये कार्डियक सेल के एक्सक्लूसिव भी होती है। इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड और डिफर बाई अदर इम्पल्सेस। ये किसी और इम्पल्स से नहीं, ना तो ऊपर जा सकती है ना नीचे, क्योंकि अगर ये ऊपर या नीचे जाता है ग्राफ तो हमारे लिए डिस्टर्बेंस होगा और हमें एक डिसऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर से हो रहा है। अभी डिसऑर्डर और डिजीज़ के बारे में मैं आपको जब CHF पढ़ाऊँगा तब उसका मैं आपको बताऊँगा कि क्या है। In this phase, slow entry of calcium ion occur that result prolonged plateau phase। और एक लंबी फेज होती है थोड़े सा, लेकिन होती बहुत शॉर्ट जल्दी है, मीन्स ना तो ऊपर जाता है ग्राफ ना नीचे आता है। नंबर 4th बट फेज 3rd, इट इज़ एन सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड रीपोलराइजेशन। पोटेशियम आयन्स मूव्स आउट ऑफ सेल, रिजल्ट रीपोलराइजेशन। ये सेकेंड पीरियड है रैपिड रीपोलराइजेशन। फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया था, ये सेकंड है। इसमें पोटेशियम आयन जो हैं वो मूव्स आउट ऑफ सेल, रिजल्ट रीपोलराइजेशन। पोटेशियम आयन बाहर दौड़ लगा के भागते हैं और ये लंबे समय तक भागते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट
सेकंड फेज ऑफ रिपोलराइजेशन, पोटेशियम आयंस मूव्स आउट ऑफ सेल रिपोलराइजेशन कहला, इसीलिए ये रिपोलराइजेशन होता है। इम्पोर्टेंट है डीपोलराइज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्ग स्टिमुली, मीन्स अगर कभी कभी आपने देखा है आप जब स्पेशल वर्क कर रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि हार्ट रेस्ट करे, उसे ज़्यादा काम करना होता है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुली मिलता है तो ये यहाँ से रेस्ट फेज में ना जाके सीधा यहीं से अगले ग्राफ की तरफ बढ़ जाता है, फिर से फेजेस स्टार्ट हो जाती हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और फिर जाके रेस्ट फेज में जाता है। बहुत आराम से मैंने आपको समझाई, आखिरी फेज़ बची है। मेरी बहुत एनर्जी लग चुकी है, मैं बहुत थक चुका हूँ क्योंकि मैंने आज और भी 2 लेक्चर्स बनाए हुए हैं जो कि आपके नहीं, थर्ड सेमेस्टर के हैं, और इसी में मैं थक जाता हूँ, पूरे दिन से काम भी होता है। फिफ्थ और लास्ट फेज, फोर्थ, इट इज़ अ रेस्टिंग फेज। पोटेशियम आयन जो है वो वापस आ जाता है सेल के पास जो बाहर चला गया था। सोडियम और कैल्शियम आयन जो हैं वो बाहर चले जाते हैं जो प्लेटू फेज और फर्स्ट फेज में अंदर आए थे। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीस्टोर्ड, जहां हमारा पोटेंशियल था 0 फेज में, मतलब स्टार्टिंग में, वहीं वापस आ जाता है और हमारा कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इसी के साथ ख़त्म हुआ। अब इसी फेज़ फोर्थ को, तो ये तो ख़त्म है, लेकिन कुछ अदर चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको अभी आगे CHF के केस में काम आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार ग्राफ समझाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को सक्सेसफुली पूरी तरह से समझते हुए, और फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये था ग्राफ। फर्स्ट में सोडियम इंटर हुआ, तो मैंने यहाँ दिया हुआ है ग्राफ की तरफ, मतलब अंदर, तो वहाँ डीपोलराइजेशन हुआ, डी फॉर ऐड और धन, तो वो बढ़ गया, फिर पॉजिटिविटी बढ़ गई। फिर कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, पहले पोटेशियम का ई फ्लक्स हुआ तो वो हल्का सा नीचे आ गया। फिर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ तो प्लेटू फेज़ आ गई सेकेंड वाली। फिर थर्ड फेज में सोडियम बाहर चला गया और फोर्थ फेज में पोटेशियम अंदर आ गया। कुछ इसी तरह की थ्योरी थी। सारी फेजेस मैंने आपको याद करा दी। अब आपका काम है उन्हें फिंगर्स पे याद करना कि फेज़ 0 आपके पास 5 फिंगर हैं और 5 ही फेज़ भी हैं। एक एक फिंगर पे याद कर लीजिए और वो ईजिली आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं कुछ अलग चीज़ों की जो CVS और हार्ट की स्पेसिफिक चीज़ें हैं या मायोकार्डियम की स्पेसिफिक चीज़ें हैं। The membrane potential of ventricular myocytes remains at the resting membrane's potential until the cell is stimulated again. जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकुलर मायोसाइट रेस्ट में आ जाता है तब तक वो वहीं रहता है जब तक सेल फिर से स्टिमुलेट ना हो। द टाइप्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल 2 तरह के होते हैं और हार्ट कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 कैटेगरीज इन दी हार्ट के अंदर। फर्स्ट जो होता है वो होता है फास्ट रिस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल विच आर फाउंड इन हिस्पोरकंजी सिस्टम एंड एट्रियल और वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोसाइट्स। और सेकेंड है स्लो रिस्पॉन्स, तो विच आर फाउंड इन पेस मेकर सेल्स इन एसे नोड एंड AV नोड। बस इतना है, इतना ही समझिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको CHF में भी अभी काम आएगा, इसलिए वो बताना ज़रूरी है। और ये अगर मैं नहीं बताता हूँ तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ CVS या स्टार्टिंग लेक्चर। The cells do not depolarize in response to another impulse during the phase 1 and phase 2, and this is called the absolute refractory phase. मीन्स कभी कभी क्या होता है कि इम्पल्स नहीं आता है तो फेज़ 1 और फेज़ 2 जो होता है वो रिफ्रैक्टरी फेज़ हो जाता है। मैंने आपको बताया था वहाँ प्लेटू फेज़ आती है, तो वो इसके लिए रिफ्रैक्टरी या थोड़ा सा रेस्ट वाली फेज़ हो जाती है। द सेल्स डीपोलराइज इन रिस्पॉन्स टू अ पावरफुल इम्पल्स ड्यूरिंग द फेज़ 3 एंड 4। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पावरफुल आता है स्टिमुली तो ये रेस्ट में नहीं जाता है, ये सीधा ऊपर चला जाता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, और इसी को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट मीन्स फिक्स और रिलेटिव मीन्स थोड़ा सा उससे रिलेट करके हुए, क्योंकि वो फिर से ग्राफ वहीं पहुंचेगा तो लगभग वो रिलेशन वाली कंडीशन आ जाएगी। द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम आर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट को हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो इन्हीं दोनों चीज़ों से करते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द प्रीलोड
जो स्ट्रिक वॉल्यूम है वो डिपेंड होती है प्रीलोड। प्रीलोड मीन्स जितना उस पर हम लोगों ने पहले ब्लड गया होगा, वही मीन्स जितना मटेरियल मैं आपको दूंगा उतने मटेरियल पे ही आप आगे जाके रिजल्ट कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। विच इट सेल्फ डिपेंड्स ऑन वेनस रिटर्न, और मैं भी किसी पर डिपेंड हूँ, इसी तरह वो ब्लड का वॉल्यूम भी वेनस जो है उन पे डिपेंड है, उनके रिटर्न पे डिपेंड है। आफ्टर लोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इन तीनों चीज़ों पर है। अब मैं आपको सही दे रहा हूँ और आप सही ले रहे हैं, तो ये हुआ आफ्टर लोड। एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हम में नहीं है, वो कार्डियक मसल में होता है। तो वो जितना कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी तो वो फ्लो फेंक पाएगी, ब्लड को फ्लो करा पाएगी, और वो तभी तो रिलैक्स होगी जिससे वो ज़्यादा वॉल्यूम ले पाएगी। अगर वो कम कॉन्ट्रैक्ट होगी मीन्स ऐसा होगा कि मैं अगर आपको कम बताऊंगा तो आप कम ही ले पाएंगे, कुछ इसी तरह से। लेकिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को आप सिंपल चीज़ों से, ड्रॉपर का एग्जांपल लेके समझिए कि आप ड्रॉपर को पहले थोड़ा सा जो है प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो रिलैक्स होता है, तो वो किसी भी इंक को या किसी भी जो आपको लिक्विड डोसेज फॉर्म आपको मिला हुआ होता है उसको अपने अंदर फिल कर लेता है, और देन जब आप उसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वो पुश कर देता है, इसी तरह की। बट अगर आप उसको कम दबाएंगे, कम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कम अपने अंदर फिल करेगा, फिर और कम दबाएंगे तो और अपने अंदर कम जो है जो आपका LDF होगा, लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसको आपको दे पाएगा। कुछ इसी तरह की चीज़ वहाँ होता है हार्ट की कार्डियक मसल्स के अंदर भी। The load on the heart due to the blood volume reaching the left ventricle is called preload. लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो, देखिए फिजियोलॉजी आप सभी पढ़ चुके हैं, मैं आज फिर से फिजियोलॉजी आपको नहीं बताना चाहूँगा। आप जाइए एक बार फिजियोलॉजी पढ़िए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मीन्स आपके पास बुक्स नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, बुक्स आपके पास नहीं थी, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको स्पेसिफिक कहीं से कुछ मटेरियल फिजियोलॉजी का दे दूँगा। While the resistance to the left ventricular ejection, that is the total peripheral resistance, is called afterload. इस तरह से बोल सकते हैं कि जब जो जाता है ब्लड, वो जाता है हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, तो वो जो देती है वो होती है प्रीलोड, और उसके बाद जब वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको हमें देता है फ्लो करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड आफ्टरलोड। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थक चुका हूँ आज बहुत ज़्यादा मेहनत करते करते। और ऑल वी फार्मा लेक्चर्स आपको यहाँ मिलेंगे सारे सेमेस्टर के, धीरे धीरे मैं डालता जाऊँगा, नोट्स भी आपको मिलते जाएंगे, इन्फॉर्मेशन भी सारी मैं यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, मैंने इतनी सारी ट्रिक्स बताई आपको। कमेंट करिए अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई गलती हुई है, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मोटिवेट मुझे भी हो और आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना काल है। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉलेज।